पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड कब फिर से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना शुरू कर देगा। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सही में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फ्यूचर में हम कब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फंड फिर से अच्छे रिटर्न जनरेट करना शुरू कर देगा। और साथ ही हम जानेंगे कि क्या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की जगह पराग पारेख टैक्स सेवर फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये 3 डिटेल्स चेक करेंगे। फर्स्ट, हम इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या ये फंड सही में अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड, हम इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर टॉप फंड्स इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिससे हमें पता चलेगा कि एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। नंबर थर्ड, हम चेक करेंगे कि जब स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरा था तो इस फंड ने एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स किस तरह का डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। यहां पर आप इस फंड का 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन 1 ईयर होराइजन में एज कंपेयर टू बेंचमार्क इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां पर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लाइक केनरा रूबिको, पराग पारेख, पीजीआईएम इंडिया, क्वांट और यूटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड्स का। लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे ज्यादातर फंड्स ने अंडर परफॉर्म ही किया है। सिर्फ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अच्छा है, बाकी सारे टॉप फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव है। इन डिटेल्स को देखकर यही पता चलता है कि ऑल्दो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन साथ ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहां पर आप इन टॉप 3 फंड्स का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा गिरावट आया था। तो उस समय पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले ये काफी कम गिरा था। तो एटलीस्ट उस समय इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा था। यहां पर आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो अल्फा दोनों ही काफी अच्छा है, और 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड का अल्फा काफी अच्छा। नाउ हम जान लेते हैं कि ये फंड रीसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। इस फंड के अंडर परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रीजन है इस फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग। यहाँ पे टॉप होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि 4 यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट लास्ट 1 ईयर में 28% गिरा है। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है लास्ट 1 ईयर में 39% गिरा है। अमेजॉन -50%, और मेटा दैट इज फेसबुक 64% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। इस फंड का एचसीएल टेक में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है, और ये स्टॉक भी लास्ट 1 ईयर में 21% गिरा है। सो नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि पास्ट में तो ये फंड काफी अच्छा फंड हुआ करता था परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये फंड क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है ये भी हमने चेक कर लिया है। अब हमें यह जानना है कि एज अ इन्वेस्टर अगर हमें इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हमने ऑलरेडी इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्या हमें इस फंड में बने रहना चाहिए, या फिर और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए अब हम इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। यहां पर आप इस फंड का AUM, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। फंड का AUM काफी बड़ा है एट अबाउट 25,800 करोड़, लेकिन फिलहाल ये बड़ा AUM हमारे लिए कंसर्न नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इस फंड का अभी भी फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और इन फॉरेन इक्विटीज का अगर आप मार्केट कैप देखें तो वो काफी बड़ा होता है। साथ ही इंडियन इक्विटीज में भी इस फंड का लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर कम है। फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड वैल्यू स्टॉक्स में भी काफी अच्छा एक्सपोजर लेता है। साथ ही इस फंड का एनुअल टर्नओवर काफी कम है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये फंड
बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, दैट इज अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। यहाँ पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो इस फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर है ऑफ कोर्स लार्ज कैप के स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 53% का। उसके बाद फॉरेन इक्विटीज में इनका एक्सपोजर है अबाउट 15.6% का, मिड कैप में एक्सपोजर है अबाउट 6% का और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर है अबाउट 6% का। फिलहाल इस फंड का डेट या कैश में भी काफी बड़ा एलोकेशन है एट अबाउट 20%। यहाँ पर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन लिया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 30% का, और साथ ही सर्विसेज और टेक सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छा एलोकेशन लिया गया है। यहाँ पर आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। इनके स्टॉक पोर्टफोलियो से आपको कुछ चीजें क्लियरली पता चलेंगी। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि अभी भी इनका फॉरेन इक्विटीज में 15% से भी ज्यादा का एक्सपोजर है। सेकंड, इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स में आपको 2 PSU कंपनीज मिल जाएंगी। फर्स्ट है पावर ग्रिड एंड सेकंड है कोल इंडिया। इस फंड के अगर आप इंडियन इक्विटी होल्डिंग को देखेंगे तो एक बात क्लियरली आपको पता चलेंगी कि ज़्यादातर स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई इस फंड का ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है। इस फंड का टॉप होल्डिंग है HDFC। हमें पता है कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है और जल्दी ही ये मर्जर कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक एंटिटी ही एग्जिस्ट करेगी, दैट इज HDFC बैंक। मार्केट को जैसे इन दोनों कंपनीज के मर्जर से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके स्टॉक से भी अच्छे रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टॉक है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इस स्टॉक को भी आप एक वैल्यू स्टॉक बोल सकते हैं। ऑल्दो इस स्टॉक का लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स कोई खास नहीं आया है, लेकिन उससे पहले इस स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। थर्ड स्टॉक है ITC। ITC का लास्ट फ्यू इयर्स में बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं आया था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 52% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट पराग पारेख के इक्विटी स्कीम्स ने काफी समय से IT के स्टॉक्स को होल्ड किया था और फाइनली उन्हें इसका रिवार्ड मिल रहा है। फोर्थ स्टॉक है ICICI बैंक। इस बैंक ने रिसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया है। दैट्स वाई इनका स्टॉक भी अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहा है और इस साल भी हम इस स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक लार्ज कैप IT कंपनीज में वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है एंड ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर में ज्यादातर IT स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, सो दैट्स वाई इस स्टॉक का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। लेकिन गोइंग अहेड मे बी आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर हम IT के स्टॉक से अच्छे परफॉर्मेंस फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6 स्टॉक है एक्सिस बैंक। इस बैंक ने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे, लेकिन इस साल इस बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। वैल्यूएशन वाइज इस बैंक का स्टॉक दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लार्ज बैंक के रिलेटिव टू अभी भी अट्रैक्टिव है, तो हम मोस्टली इस साल भी इस बैंक के स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फंड के इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसमें से ज्यादातर स्टॉक्स काफी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक से आप आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फंड के साथ करंटली जो मेजर चैलेंज है वो है इनका फॉरेन इक्विटी होल्डिंग, और पास्ट में इसी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के कारण इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया था, बट नाउ अब इसी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के कारण इस फंड का परफॉर्मेंस हिट हो रहा है। यूएस इक्विटीज का अगर आप परफॉर्मेंस देखें उसमें भी टेक स्टॉक्स का, तो लास्ट ईयर तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इस साल भी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। फर्स्ट हाफ तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरा होगा यूएस इक्विटीज के लिए, सेकेंड हाफ में रिकवरी आएगा, लेकिन ओवरऑल ये साल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं होगा यूएस इक्विटीज के लिए। ओवरऑल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो हमने डिटेल रिव्यू किया है उससे हमें ये पता चलता है कि इस फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनसे हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का नहीं है बल्कि मीडियम या लॉन्ग टर्म का है, दैट इज एटलीस्ट 5 ईयर प्लस का है, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अभी भी एक अच्छा फंड है। नाम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 2 फंड कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। इन दोनों फंड्स का अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑफ कोर्स पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड।
यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि अगर आप इंडियन इक्विटीज को देखें तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टॉप होल्डिंग्स में ज़्यादातर स्टॉक्स सेम है। इन दोनों ही फंड्स में सिर्फ 5 अनकॉमन स्टॉक्स हैं और इनका अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप देखें तो ऑलमोस्ट 75% का है। इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो को चेक करके हमें यही पता चलता है कि पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा मोस्टली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इक्विटी होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको दो चीजें डिसाइड करनी है। फर्स्ट, क्या आपको पराग पारेख के इक्विटी फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है? अगर हाँ, तो फिर आपको अगर सिर्फ इंडियन इक्विटीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो पराग पारेख टैक्स सेवर फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको फॉरेन इक्विटीज में भी अपना एक्सपोजर चाहिए, इन दैट केस आपके लिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहां पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में करते हैं तो वो मोस्टली मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। तो हम अपना इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए करते हैं। और जब भी आप इस तरह के लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ सालों तक इंडियन इक्विटीज का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन साथ ही कुछ सालों तक हो सकता है यूएस इक्विटीज का भी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो। सो ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में यूएस इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन यूएस इक्विटीज ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि दिस साल फर्स्ट फ्यू मंथ्स में और भी ज़्यादा गिर सकते हैं। उसके बाद उनका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आने वाले सालों में हम यूएस इक्विटीज से भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन फंड्स में किसी तरह का कोई डिसीजन लें तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।